नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारे बीए फाइनल की फर्स्ट पेपर चल रहा था, महा मैराथन क्लासे, जिसके अंदर हमने इकाई 1 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन, राष्ट्रीय शक्ति, शीत युद्ध एवं गुट में निरपेक्षता एवं जो हमारी चौथी इकाई थी, उन 4 इकाइयों के बारे में हमने आपस में चर्चा कर ली थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो बीए फाइनल का जो फर्स्ट पेपर है, आज उसको पूरा करते हैं। और बीए फाइनल की जो अपने फर्स्ट पेपर की 5वीं इकाई है, जिसका नाम है समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख मुद्दे। वर्तमान में विश्व के अंदर जो इंटरनेशनल राजनीति है, उसके अंदर कौन कौन से मुद्दे हैं, उनके बारे में एक प्रश्न बनता है, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पर्यावरणवाद, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, मानवाधिकार, निशस्त्रीकरण और विश्व के प्रमुख असैनिक संगठन सार्क एवं आसियान, इनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ये आज के इस टॉपिक से। सबसे पहली बात है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख नई समकालीन प्रवृत्तियां और बदलते हुए प्रमुख मुद्दे। वर्तमान विश्व के अंदर ऐसी कौन कौन सी नई प्रवृत्तियां हैं और कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो बदल गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में हमने पिछली जो 4 क्लासें डिस्कस की हैं, उतना पढ़ने के बाद में हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विश्व के अंदर, मैंने अपनी कई क्लासों के अंदर बताया कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी कोई चीज थी, परिवर्तन करने वाला कोई पॉइंट था, तो वो था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विश्व की जो स्थिति थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वो क्या थी, बिल्कुल से बदल गई थी। चाहे वो पहले इंग्लैंड और फ्रांस के रूप में जो महाशक्तियां थी, उनकी जगह सोवियत संघ एवं रूस का आ जाना हो, रूस एवं अमेरिका का आ जाना हो, या फिर सोवियत संघ रूस के पतन के बाद में एक ध्रुवीय विश्व का बन जाना हो, या फिर विश्व के अंदर परमाणु शक्तियों का आ जाना हो, कई प्रकार के मुद्दे थे। या फिर अणुबमों का प्रयोग होना हो, जापान के अंदर चाइना का एक नई इकोनॉमी के रूप में उभरना हो, विश्व के अंदर उपनिवेशवाद खत्म होकर के नए नए स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होना हो, कई प्रकार की बातें थी जो विश्व को क्या है कि नए रूप में उभर करके सामने लाई थी। तो हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर नई प्रवृत्तियां क्या थी, नए मुद्दे कौन कौन से थे। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही था, शीत युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो शीत युद्ध शुरू हुआ था, वो वर्तमान समय में क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। क्योंकि 1991 के अंदर 1990-91 के दौरान क्या हुआ, सोवियत संघ रूस जो था, उसके जितने भी वो सोवियत संघ रूस के अंदर जुड़े हुए उनके छोटे छोटे देश थे, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, चाहे वो तुर्किस्तान हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे वो यूक्रेन हो, वो सारे के सारे देश क्या है, स्वतंत्र हो गए। अब वो सारे के सारे देश हैं, वो अपने हिसाब से अपनी जो है विदेश नीति तय करते हैं। उसी के साथ में शीत युद्ध का अंत हो गया, और शीत युद्ध के अंत के साथ में वर्तमान विश्व जो है वो क्या है, एक ध्रुवीय विश्व हो गया है। अब वर्तमान विश्व के अंदर एक ही महाशक्ति है, और वो है अमेरिका। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो विश्व के बाकी देशों से कई गुना ज़्यादा बड़ी है, कई गुना ज़्यादा। अमेरिका अकेला जो है विश्व के देशों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा शक्तिशाली है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता परिवार, देखो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए ना, उसके अंदर उसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि उस समय कोई वैश्विक मंच नहीं था, जहाँ पे जैसे 2 परिवार लड़ते हैं तो पंचायत में जाकर के हम सुलझा कर लेते हैं, या किसी भी प्रकार के 2 राज्य के संगठन लड़ते हैं तो हम न्यायालय के अंदर चले जाते हैं। मगर अगर स्थिति ऐसी आती है कि 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, तो उन 2 देशों का निपटारा कैसे होगा। तो वर्तमान समय में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका प्रभाव विश्व के अंदर बढ़ रहा है, उसका परिवार जो है वो बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति बहुत सारे देशों की जो है आस्था अपने को देखने को मिली है। इस वजह से क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व में आना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आना एक नया मुद्दा है, एक नई प्रवृत्ति है। 14 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान को सम्मिलित करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 हो गई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्रभाव बढ़ रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का परिवार भी बढ़ रहा है। अगला मुद्दा है, अगली जो प्रवृत्ति है वो है सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व, लेकिन नाटो का पूर्वी यूरोप में विस्तार। वर्तमान समय में सैनिक गुटबंदियां, सेना के रूप में अपने अपनी सेनाओं को सम्मिलित करना और जो है एक शक्ति का तैयार करना, इस चीज़ का महत्व घट रहा है। क्योंकि विश्व के अंदर वर्तमान में देखा गया है कि भाई सैन्य शक्ति की तुलना में आर्थिक शक्ति जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सैन्य गुटों का जो महत्व है वो घटता जा रहा है।
सीटो, सेंटो, वारसा, इन सब का पतन भी हो गया, मगर फिर भी अभी भी नाटो है वो उसका अस्तित्व बरकरार है और नाटो का पूर्वी यूरोप के अंदर दिनों दिन क्या हो रहा है, विस्तार भी होता जा रहा है। इसके अलावा बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था का बढ़ता प्रभाव, वर्तमान समय में एक चीज देखने को मिली है कि बाजारोन्मुखी जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व के अंदर बाजारवाद बढ़ता जा रहा है, जो व्यापार है उनको बढ़ाने के ऊपर कार्य हो रहा है। आज जो विश्व के छोटा देश हो या बड़ा देश हो, सारे के सारे देश बड़ा से बड़ा व्यापार के लिए बड़ा से बड़ा मार्केट ढूंढ रहे हैं, जहां पर जाकर के वो क्या कर सके, खुले व्यापार की नीति है वो क्या है, आ रही है, अपनाई जा रही है। यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते चरण, वर्तमान समय में यूरोप के जो सभी के सभी देश हैं, उन सब देशों की विदेश नीति, उन सब देशों की के अंदर की जो सरकारों की मंशा, उनका कार्य करने का तरीका, उनको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे पूरा यूरोप महाद्वीप है ना, वो एक देश ही है, एक परिवार ही है। तो यूरोप का जो है वो क्या हो रहा है, दिनों दिन एकीकरण होता जा रहा है। वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या 28 हो गई। हालांकि यूरोपीय संघ से यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश इंग्लैंड ने अपनी सदस्यता बाहर निकाल दी है, फिर भी क्या है कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 28 हो गई है और यूरोप के सारे देश जो हैं वो आपस में मिल करके कार्य कर रहे हैं और एक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आए हैं। अफ्रीकी एकता संगठन का अफ्रीकी संघ में रूपांतरण, देखो ये अफ्रीकी एकता संगठन क्या है, तो 1963 में स्थापित अफ्रीकी एकता संगठन का 26 मई 2001 को रूपांतरण अफ्रीकी संघ में हो गया। पहले जो अफ्रीकी एकता संघ था जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, 26 मई 2001 को इसका जो है रूपांतरण किसमें हो गया है, अफ्रीकी संघ में हो गया है। अफ्रीकी संघ का पहला शिखर सम्मेलन 2002 में दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर में आयोजित किया गया। अफ्रीकी संघ का 9वां सम्मेलन जुलाई 2007 में अक्कार, घाना भी जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देश है, वहाँ पे जो है आयोजित किया गया था। घाना जो है जहाँ पे सोने की बहुत अधिक खानें हैं, घाना के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे वहाँ में एनक्रुमा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे। बात करते हैं नव उपनिवेशवाद। विश्व के अंदर जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वो इस प्रकार से महाशक्तियों के साथ में जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े देशों के इस प्रकार से पिछलग्गू बन रहे हैं कि विश्व के अंदर एक नव उपनिवेशवाद जो है उभर करके सामने आ रहा है। अभी भी जो है महाशक्तियां छोटे छोटे देशों को अपने साथ में जोड़ने के अंदर विश्वास कर रही हैं। G8 समूह की स्थापना, देखो विश्व के अंदर जो विश्व के सबसे शक्तिशाली 8 देश है, G8 समूह, इनकी स्थापना हुई है और ये देश जो है पूरे विश्व को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इनकी स्थापना 1975 में विश्व के 5 सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी तथा जापान थे। इन 5 देशों ने मिलकर के G5 की स्थापना की थी। बाद में क्या होता है, 22 सितंबर 1976 को कनाडा और इटली भी इनके साथ में मिल जाते हैं और इसके जो सदस्य थे वो हो गए 7। फिर ये सदस्य संगठन बन गया G7। उसके बाद में क्या हुआ कि 1998 में रूस भी इसका सदस्य बन गया और ये जो समूह है ये क्या हो गया, G8 समूह हो गया। G8 समूह विश्व के अंदर उभर करके सामने आया है, बहुत ही शक्तिशाली समूह है। विश्व की लगभग 60-70% के इकोनॉमिक शक्ति, सब चीज़ों को वो क्या है अपने अंदर कवर कर रहा है और उसको लिए हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका की नई विश्व व्यवस्था, अमेरिका क्या है, वर्तमान में अमेरिका के द्वारा एक नई व्यवस्था उभर करके सामने है। हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका ने वैश्विक मामलों से खुद को दूर रखा था। विश्व के अंदर जो भी मामले होते थे अमेरिका उसके अंदर इंटरफेयर ज़्यादा करता था। यहाँ तक कि प्रथम विश्व के युद्ध के अंदर भी हम अमेरिका का महत्व हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। मगर जैसे ही हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो है उसने अपनी विदेश नीति और अपने कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाया है। अब जो है अमेरिका हर विश्व के छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो उसके अंदर अपना इंटरफेयर करता है और उसके अंदर अपनी जो है भूमिका जरूर अदा करता है। क्षेत्रीय सहयोग, इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग के जो आर्थिक समूह हैं
वो भी विश्व के अंदर बढ़ रहे हैं, और महाशक्तियों के साथ साथ क्षेत्रीय संगठन है वो भी उभर करके बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। बहुध्रुवीय विश्व की ओर कदम बढ़ रहे हैं। वर्तमान के अंदर हम देखते हैं कि 15 जून 2011 को स्थापित शंघाई सहयोग संगठन तथा उसके जून 2006 में संपन्न हुए सम्मेलन ने बहुध्रुवीय विश्व का संकेत दे दिया है। जैसे जैसे इस पर संगठन का विस्तार होगा वह विश्व राजनीति पर अमेरिकी वर्चस्व को कमजोर बनाएगा। तो ये जो संगठन नए नए बन रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, अमेरिका का जो प्रभाव है विश्व के अंदर उसको कम करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक प्रमुख प्रश्न था, ठीक है ना, जिसको आप देख लेना। ये जो पीपीटी है इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको शामिल किया गया है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है कि भाई समकालीन विश्व के अंदर जो नए नए मुद्दे हैं, नई नई प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में बताइए। अब अपन बात करते हैं पर्यावरणवाद पे। पर्यावरणवाद क्या है, पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण शब्द को, हिंदी भाषा का जो पर्यावरण शब्द है उसको जानने के लिए हम दो भाषाओं के दो शब्दों का जो है इस्तेमाल करते हैं। एक है पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि उपसर्ग, परि का मतलब होता है परिधि, चारों ओर, और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसी चीजों का समूह जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत किए हुए हो। पारिस्थितिकी और भूगोल में यह शब्द एनवायरनमेंट के पर्याय के रूप में इस्तेमाल होता है। तो पर्यावरण को कहते हैं एनवायरनमेंट। सीधी सी बात है, आप सब लोग अभी इतने फाइनल में हो, इस पर्यावरण शब्द के ऊपर ज़्यादा जो है जोर नहीं डालेंगे। सीधी सी बात है कि भाई पृथ्वी को जो एक आवरण है जिसने ढक कर के रखा है पूरा का पूरा, वो पर्यावरण के अंदर शामिल है। भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की जो चीजें होती हैं, प्राकृतिक और भौतिक, उन दोनों का जो मिला हुआ मिश्रण होता है, मिला हुआ जो समन्वय है, वो क्या है, वो पर्यावरण है। पर्यावरण की परिभाषा दी है, पहली परिभाषा है टी.एन. खुशू के अनुसार उन सब दशाओं का योग है जो कि जीवधारियों के जीवन और विकास को प्रभावित करता हो, पर्यावरण है। यानी जो जीवधारी हैं उनके विकास को प्रभावित करता है, उन दशाओं का योग क्या है, पर्यावरण है। हम बात करते हैं संयुक्त राज्य पर्यावरण गुणवत्ता समिति, उन्होंने पर्यावरण की परिभाषा दी है कि मनुष्य की कुल पर्यावरण संबंधी प्रणाली में न केवल जीवमंडल शामिल है बल्कि उसके प्राकृतिक तथा मानव निर्मित परिवेश के साथ उसकी अंतःक्रिया भी क्या है, पर्यावरण के अंदर शामिल है। हम बात करते हैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, इन्होंने पर्यावरण की परिभाषा दी है कि पर्यावरण जीव, भौतिक तथा जैविक दोनों पर कार्य करते हुए बाह्य प्रभाव का संपूर्ण क्षेत्र अर्थात अन्य जीव व्यक्ति की प्रतिवेशी प्रकृति का बल है। तो ये कुछ पर्यावरण के संबंध में परिभाषाएं हैं। इन्होंने ये किया है कि जीव, भौतिक और जैविक इन दोनों पर जो कार्य करते हैं और अपना बाह्य प्रभाव डालते हैं, वो क्या है, पर्यावरण है। तो ये पर्यावरण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, इनके ऊपर आप जरूर विचार कीजिएगा। अब अपन बात करते हैं पर्यावरण की विशेषता। तो पर्यावरण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता होगी पर्यावरण भौतिक तथा जैविक तत्वों का समूह है। पर्यावरण क्या है, भौतिक और जैविक, जिसको अपन कहते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये जो दोनों प्रकार के समूह हैं, इनका क्या होता है, संगठन है। पर्यावरण के अंदर हम सिर्फ पेड़ पौधे वनस्पति इनको ही शामिल नहीं करेंगे, जीव जंतुओं को ही शामिल नहीं करेंगे, मनुष्यों को ही शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इनके अलावा जो नॉन लिविंग चीजें हैं, ठीक है ना, जो भौतिक पदार्थ हैं, चाहे उसके अंदर नदियाँ हैं या फिर पहाड़ हैं या फिर उसके अंदर और भी कई चीजें हैं, उन सब को भी क्या कर देंगे, हम उसके अंदर शामिल करेंगे। पर्यावरण में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर होती है। देखो पर्यावरण के अंदर क्या होता है, परिवर्तन जो है क्या है, पर्यावरण की एक विशेषता है। पर्यावरण के अंदर क्या होता है, परिवर्तन है। जैसे हम देखते हैं कि भाई एक ऋतुओं का भी परिवर्तन होता है, ये भी पर्यावरण के फल स्वरूप होता है। दिन रात का बनना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का बनना, या फिर जैसे एक पेड़ है, छोटा है बड़ा हो गया, छोटा बच्चा है बड़ा हो गया, पानी है धीरे धीरे सूख गया, ये सारी के सारी जो भौतिक क्रिया है, ये किसका पर्यावरण परिणाम है, पर्यावरण का परिणाम है। तो पर्यावरण क्या है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। देखो जो क्षेत्र होता है उसकी विविधता उसके पर्यावरण में पाई जाती है। पर्यावरण के अंदर क्या होता है,
अगर समुद्री एरिया है तो वहाँ की जलवायु शुष्क रहेगी, जलवायु नम रहेगी, वहाँ की हवा में जो है नमी रहेगी, वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े यूँ उनका कलर जो है वो भी फेयर रहेगा। उसकी तुलना में देखते हैं कि जो मरुस्थल की जो जलवायु होती है वहाँ का जो पर्यावरण होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। वहाँ पे हवाएं जो होती है वो गर्म रहती है, लू चलती है, इस प्रकार की बातें हम देखते हैं। पहाड़ों के ऊपरी भाग जो होते हैं वहाँ पे भी जो हवाएं होती है वो नम रहती है, ठंडी हवाएं रहती हैं, और मैदानों के अंदर जो हवाएं रहती है वो क्या होती हैं, गर्म रहती है। रेगिस्तान के अंदर जो हवाएं रहती है वो क्या होती है, गर्म रहती है। तो पर्यावरण के अंदर जो जैसा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पहाड़ी विशेषताएं होती हैं, मैदानी क्षेत्रों में मैदानों की विशेषताएं होती है, और जलीय क्षेत्रों में जलीय विशेषताएं पाई जाती है। पर्यावरण का प्रभाव सभी प्राणियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पड़ता है। किसी भी प्रकार का प्राणी है, चाहे व्यक्ति है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, कोई भी है, उन सब के ऊपर वहाँ का जो वो जिस पर्यावरण में निवास कर रहा है उस पर्यावरण का प्रभाव दिखाई जरूर देगा। अभी मैं बात कर रहे थे ना कि अगर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर रहने वाला व्यक्ति है तो उसका रंग कैसा रहेगा, काला रहेगा, और ठंडे प्रदेशों के अंदर रहने वाला व्यक्ति है तो उसका रंग जो है वो गोरा रहेगा। ये क्या है, ये उसके पर्यावरण का प्रभाव है। प्यारे बच्चों, हम मैराथन क्लास को पढ़ रहे हैं, अगर हम इस एक एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा चर्चा करने के लिए जाएंगे तो कई घंटे तक हमारी क्लास चलेगी। इसलिए क्लास को थोड़ा स्पीड में रखा है। माफ़ी चाहता हूँ, आप इन पीपीटी को बार बार पढ़ना, इनको लिखना, और ये जो है बार बार देखना, जिससे आपको क्या है कि ये सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएगी। पर्यावरण संसाधनों का भंडार है। पर्यावरण क्या है, संसाधनों का भंडार है। पर्यावरण के अंदर सब प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, जैविक संसाधन पाए जाते हैं, भौतिक संसाधन पाए जाते हैं, पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी के अंदर के जो संसाधन है वो भी पाए जाते हैं, वनस्पति के रूप में संसाधन पाए जाते हैं, मानवीय शक्ति के रूप में संसाधन पाए जाते हैं। सब प्रकार के संसाधन पर्यावरण के अंदर पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप कह रहेंगे सर इतनी बड़ी पीपीटी क्यों बनाई, शॉर्ट में कर देते। तो ये पीपीटी बड़ी बनाने का उद्देश्य ये था कि इनसे ये जो मोस्ट बातें मैंने आपको लिखी है ये आप अपनी नोटबुक में लिखो, जिनसे आपका जो सिलेबस है वो कम समय के अंदर आप क्या कर लो, कम शब्दों के अंदर उनको समेट लो और आपका क्लियर हो जाए। आपको किताब पासबुक सीरीजों की ज़्यादा सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए मैंने पीपीटी बड़ी बनाई है। पर्यावरण जीवधारियों का निवास क्षेत्र है। पर्यावरण क्या होता है, जीवधारियों का निवास क्षेत्र। जितने भी जीव हैं वो जीव सारे के सारे पर्यावरण के अंदर ही रहते हैं। पर्यावरण में भौतिक तत्व, अपार शक्ति के भंडार है। पर्यावरण के अंदर जो भी अपार शक्ति है, भौतिक तत्व होते हैं, वो शक्ति के भंडार के रूप में होते हैं। पर्यावरण स्वयं पूर्ति तथा स्वनियंत्रण प्रणाली पर आधारित होते हैं। पर्यावरण के अंदर क्या होते हैं कि पर्यावरण के खुद के ऊपर क्या होता है, नियंत्रण रहता है। पर्यावरण के अंदर जैसे जल आ गया, वायु आ गया, तो इनकी जो ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं इनके आगे किसी की नहीं चलती है। पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है। इसके अलावा पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक प्रक्रिया क्रियाशील रहती है। विशिष्ट प्रकार की जो भौतिक क्रिया होती है वो भी पर्यावरण के अंदर क्या रहती है, क्रियाशील रहती है। तो पर्यावरण की ये प्रमुख कुछ विशेषताएं थी। अब अपन बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय के अंदर विश्व पर्यावरण के क्या कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो विश्व पर्यावरण के अंदर छाई हुई हैं। तो पहली बात करते हैं, वर्तमान समय में पर्यावरण संबंधी समस्या राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय हो गई। पर्यावरण प्रदूषण ये जो समस्या है ये किसी एक देश की, एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि ये जो समस्या है ये कैसी है, ये इंटरनेशनल समस्या है। ये विश्व के सारे देशों की समस्या है। आज वर्तमान के अंदर हम देखते हैं कि चाहे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ये हर एक देश के अंदर क्या है, पाया जाता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण आदि से पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। और हालांकि भारत अमेरिकी विदेश नीति का भी सबसे जो पेचीदा मुद्दा है वो यही है, पर्यावरण प्रदूषण। इसके ऊपर क्या है कि जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, जो महाशक्तियां हैं, वो क्या है कि दोहरा रुख अपना रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं वो करते रहेंगे, हम अपने संसाधनों में या अपनी फैक्ट्रियों में कटौती नहीं करेंगे। जो विकासशील देश है आप पर्यावरण को करो, यानी कि पर्यावरण के नाम पर जो छोटे छोटे देश हैं उनको, उनकी जो इकोनॉमी है उनको खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की राजनीति हो रही है। इस वजह से ये जो पर्यावरण प्रदूषण वाला जो मामला है ये सॉल्व भी नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है।
तो ये जो विश्व पर्यावरण के मुद्दे हैं, इसका कारण क्या है? इनका कारण है जनसंख्या का बढ़ना। सबसे मेन कारण यही है, जनसंख्या बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या है कि जो लिविंग क्षेत्र हैं, रहने के क्षेत्र हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन, पानी और उनके हजार चीज़ें, जो भी कच्चा तेल वगैरह सब चीज़ों की क्या हो रही है, आवश्यकता बढ़ रही है। इस वजह से प्रकृति के साथ में क्या किया जा रहा है, बड़ी मात्रा में प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, रासायनिक प्रभाव, विज्ञान और तकनीकी का अत्यधिक प्रचार, शोरगुल, वनों का कटाव, ये जो कारण है, ये पर्यावरण को प्रदूषित होने के प्रमुख कारण हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व पर्यावरण विवाद मुख्य विचारणीय प्रश्न हो गया है। विश्व के जो प्रमुख इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं, क्योंकि शीत युद्ध के अंत के बाद में पिछले 1 साल 1.5 साल के ये इजराइल, हमास और यूक्रेन, रूस, ये विवादों को बाहर निकाल देना, तो युद्ध तो है ही नहीं। अब तो कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं कि लड़ाई वगैरह लड़नी है, सेनाएं तैयार करनी है, ये चीज़ें तो विश्व से खत्म हो गई। अब जो विश्व काम कर रहा है वो क्या है, आर्थिक सहयोग, क्या कहते हैं ना, ये आर्थिक सहयोग के ऊपर, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, आतंकवाद को समाप्त करने के ऊपर, मानवाधिकारों के ऊपर, शस्त्रों की कटौती, इन सब मुद्दों के ऊपर विश्व क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ तथ्य निम्न है। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित देखो, पर्यावरण प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, इनसे संबंधित कुछ बातें यहाँ पे आई है। तो पहला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जिससे ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो गई जाती है, जिससे समस्त विश्व का पर्यावरण दूषित हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के जो विभिन्न कारण हैं, पहला कारण क्या है कि विश्व के अंदर जो वायुमंडल है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा बढ़ रही है। इस वजह से ओजोन परत में छेद हो गया है और पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। समुद्री संपदा, वायुमंडल और बाह्य आंतरिक उपयोग समस्त भूमंडल से जुड़ा है। देखो ये जो है ना, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है ना, वायुमंडल, जल मंडल, पृथ्वी मंडल, ये सारे के सारे मंडल एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। क्योंकि बारिश ऊपर से हो रही है, पानी वापस नीचे जा रहा है। तो इन सब चीजों के साथ में जब अपन वायुमंडल के साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो पृथ्वी के साथ में, और जो है पृथ्वी के जो नीचे वाला भाग है उसके साथ में अपने आप छेड़छाड़ हो जाएगी। तो फिर क्या है कि किसी वायु का, ये पर्यावरण का किसी भी एक मंडल के साथ में, किसी भी एक चीज के साथ में अपन जो है छेड़छाड़ करते हैं तो क्या होता है, समस्त भूमंडल से क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है। समुद्री संपदा भी इसी के अंदर आती है। नाभिकीय परीक्षण और ताप बढ़ाने वाली गैसों का उत्सर्जन करके कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। देखो क्या हो रहा है, अभी कुछ दिनों 2-4 दिन पहले मैं सुन रहा था कि वो एक नकली सूर्य बनाया है और उसने पता नहीं इतनी सेकंड में इतने प्रतिशत ऊर्जा का विसर्जन कर दिया। ये क्या है, ये वायुमंडल को गर्म करने वाली चीज है, पृथ्वी का जो तापमान है उसको बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा परमाणु बमों का परीक्षण वगैरह हो रहा है, इससे जो ये गैसें निकलती हैं जिनसे बड़ी मात्रा में पृथ्वी का जो तापमान है वो गर्म हो रहा है, बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, समस्याएं हो रही है उत्पन्न। तो इसलिए इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, कम करना है। कुछ देश वनों का कटाव, नदियों के जलों का उपयोग और इसी प्रकार के कार्यों से पड़ोसी देशों को प्रभावित करते हैं। कई बड़े बड़े जो देश होते हैं वो क्या है, उनके जो पड़ोसी देश होते हैं ना वो क्या है, उनकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि उन देशों के अंदर, दिल्ली के अंदर बड़ी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण है। हम देशों के शहरों की बताओ, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ का भी वहाँ पे भी क्या है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं विश्व के अंदर जहाँ पे वो बड़ी मात्रा में वनों का कटाव कर रहे हैं, नदियों के जलों को जो है बड़ी मात्रा में प्रदूषित कर रहे हैं। इस वजह से वो स्वयं और उसके जो पड़ोसी हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। पश्चिमी देशों से प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों को तीसरी दुनिया में हस्तांतरित आने का कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विश्व बैंक की विकास नीतियों के आधार पर किया है, जिसके विरुद्ध तीसरी दुनिया के लोग आवाजें उठाने लगे हैं। देखो जो महाशक्तियां हैं, उन महाशक्तियों ने क्या किया है, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ और जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं उनके सहयोग से ही क्या कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी मात्रा में क्या किया है, उद्योगों को जो है बढ़ाया है और बड़ी मात्रा में जो है वो पर्यावरण को प्रदूषित किया है। अब देखो पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए कौन कौन से सम्मेलन होते हैं। अब तक पर्यावरण प्रदूषण जो बड़ी मात्रा में हो रहा था, उस पर्यावरण प्रदूषण को
रोकने के लिए विश्व के अंदर कब कब क्या क्या प्रयास हुए? तो वैसे तो विश्व के अंदर बहुत सारे प्रयास हुए हैं, जिसके अंदर ये कुछ सम्मेलन है, जैसे लैक सम्मेलन 1949, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन अर्जेंटीना 1977 में हुआ, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, जिसको रियो डी जेनेरिया का पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1957, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन 2009, जलवायु परिवर्तन पर डरबन सम्मेलन 2011, जलवायु परिवर्तन पर दोहा सम्मेलन 2012, जलवायु परिवर्तन पर लीमा सम्मेलन 2014, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन 2005। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20, हाँ, ये कुछ सम्मेलन हैं। ये जो सम्मेलन है ना, ये सारे के सारे सम्मेलन का किस लिए हुए हैं? ये सारे के सारे सम्मेलन पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए हुए हैं, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हुए। ये सारे के सारे जो सम्मेलन हैं वो फेल क्यों हो गए? इन सब इतने सम्मेलन होने के बावजूद भी पर्यावरण प्रदूषण अभी तक क्यों नहीं रुका? मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक विकसित राष्ट्र, हम बात करते हैं अमेरिका, हम बात करते हैं भारत। अमेरिका पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है 100 किलो, भारत पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है 10 किलो, बाय द वे, ठीक है ना, एक उदाहरण है। अब देखो क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है कि आप और हम दोनों समान कार्य करते हैं, यानी कि अब भारत ये जो 10 किलो पर्यावरण प्रदूषण ये 10 किलो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, इस प्रदूषण को अगर कम करेगा, अगर रोकेगा, तो क्या होगा, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यहाँ पे पहले से ही स्थिति खराब है, वो स्थिति क्या हो जाएगी, और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब देखो अमेरिका ने 100, ये क्या है, ये जो देश है ये अभी तक विकासशील देश है। इस देश के अंदर क्या है, गरीबी ज्यादा है। इस देश के अंदर क्या है, जैसे बेरोजगारी है, ठीक है। अब ये देश है, अब ये क्या है, ये पहले से विकसित देश है और इन्होंने क्या किया है, बड़ी मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित किया है। तो होना क्या चाहिए कि अगर भारत पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए 1 किलो कार्य करता है तो अमेरिका को करना चाहिए 10 किलो। मगर ये क्या कर रहे हैं, ये समानता की बात कर रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। अमेरिका और इन देशों का मानना है कि हम सब लोग समान रूप से पर्यावरण को कम प्रदूषण होने से बचाए। इनका कहता है कि भाई हम भी 10% कम करते हैं, आप भी 10% कम करो। तो इनका 10% तो क्या होगा, हमारी तो फिर बिल्कुल सारी कंपनियां और फैक्ट्रियां हमें बंद करनी पड़ेगी, और इनके तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इन्होंने तो पहले से ये जो स्थिति आई है, इस स्थिति आने की वजह क्या है, स्थिति आने की वजह भी तो महाशक्तियां हैं, क्योंकि उन्होंने ही पर्यावरण को बड़ी मात्रा में प्रदूषित किया है। तो वापस सुधारने के लिए भी उनको ही क्या करना पड़ेगा, बड़ी मात्रा में उसके अंदर अपना योगदान देना पड़ेगा। अब देखो भारतीय प्रधानमंत्री ने भी पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर शिखर सम्मेलन 22 नवंबर 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा ध्यान कोविड-19 महामारी से नागरिकों और अर्थव्यवस्था को बचाने के पर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। जिस समय कोविड की महामारी से, कोरोना की महामारी से दुनिया उभर रही थी, उस समय मोदी जी ने कहा था कि हम सब लोगों को चाहिए कि भाई कोविड के दौरान जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनको वापस रोजगार दे, उनकी समस्याओं को हल करे, साथ साथ में जो पर्यावरण प्रदूषण है उनको भी बचाना क्या है, जरूरी है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। अब देखो ये पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर हमने बात की, अब बात करते हैं भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या है एवं वैश्वीकरण क्या है। तो देखो वर्तमान में जो पर्यटन का विकास हुआ है, साथ ही साथ एक तो विश्व के अंदर वर्तमान में हम कुछ समय से देख रहे हैं कि जो आवागमन के जो साधन हैं वो बढ़ गए हैं, साथ ही साथ जो संसार के संप्रेषण के जो माध्यम हैं वो भी बढ़ गए हैं। इस वजह से लोगों का
मानवीय शक्ति का, सामान का, लोगों के विचारों का, लोगों की एक दूसरी जगह की संस्कृति का बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। हम देखते हैं कि पहले कई जो सामान होते थे उस क्षेत्र विशेष के अंदर ही मिलते थे, वो वहीं पे देखने को मिलती थी, मगर आज के समय में वो सब जगह देखने को मिलती है। इसे क्या कहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो एक परिवार की तरह, एक गांव की तरह या एक ही देश की तरह हो गया है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहा जाता है। तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य होता है, पूरे विश्व का एक परिवार के रूप में उभर करके सामने आना, मानवीय शक्ति, मानवीय विचार, मानवीय सामान, एक कई जगह के सामान, इन सब का क्या होना, आदान प्रदान जो है बड़ी मात्रा में होना, वो क्या है, वैश्वीकरण के अंदर शामिल है। भूमंडलीकरण पूरे विश्व को एक बात बनाने, एक गांव बनाने की बात करता है। भूमंडलीकरण क्या कहता है, पूरा विश्व क्या है, एक गांव है। नए संदर्भ में भूमंडलीकरण वह व्यवस्था है जिसमें पूंजी राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर मुक्त रूप से विचरण करती है और अपने विस्तार के लिए सस्ते श्रम, सस्ते कच्चे माल की तलाश में रहती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा अमीर देशों के दबाव में राज्यों के नियम कानून समाप्त किए जाते हैं एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संकलित किया जाता है। इससे दुनिया भर का व्यापार आपस में जुड़ा होता है। क्या है भूमंडलीकरण का वर्तमान में परिभाषा ये दी जाती है, पैसा जो होता है वो पैसा सस्ते मजदूरों के लिए और सस्ता कच्चा माल प्राप्त करने के लिए क्या करता है, सब देशों के अंदर घूमता है, और जिन जिन देशों के अंदर जाता है उन देशों के अंदर वहाँ की आर्थिक स्थिति को खराब करता है, वहाँ पे गरीबी बेरोजगारी को बढ़ावा देता है, और वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ से सस्ता श्रम और सस्ता कच्चा माल लेगा और उसका उत्पादन ले जा करके वहाँ पे देगा, और वहाँ पे उत्पादन करेगा, जिससे क्या होगा, वहाँ के जो स्थानीय रोजगार हैं, स्थानीय छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, कंपनियाँ हैं, वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जिस जगह पर महाशक्तियों का पैसा गया वहाँ पे गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और समस्याएं बढ़ जाएगी। डॉक्टर विमल जालान जो कि हमारे भारत के बहुत बड़े ही एक इकोनॉमिक रहे हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा है कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग कई तरह से हुआ है। एक अर्थ तो शाब्दिक है, इस अर्थ के अनुसार अब राष्ट्रों के बीच भौगोलिक दूरी बेमानी हो चुकी है, यानी कि दो राष्ट्रों के बीच की जो दूरी है वो बेमानी हो चुकी है। अब दो राष्ट्रों के मध्य कोई दूरी है ही नहीं, दुनिया काफ़ी छोटी हो चुकी है और कई देश अपना नुकसान करके ही शेष विश्व से खुद को अलग थलग रख सकता है। विमल जालान ने तो कहा है कि भाई वर्तमान में वैश्वीकरण से खुद को अलग रखना, इसका तात्पर्य यह है कि खुद को जो है समस्या में डालना है, खुद का नुकसान करना है। क्योंकि एक चीज़ है कि भाई दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में आएगी, हमारा सामान दूसरे देश में जाएगा, तो नुकसान भी होगा, साथ साथ में फायदा भी होगा। विमल जालान महोदय का कहना है कि इनसे फायदा ज़्यादा होगा, इसलिए खुद को जो है वैश्विक मामलों से दूर नहीं रखने चाहिए। भूमंडलीकरण का दूसरा अर्थ ठीक उल्टा निकाला जाता है, उसके अनुसार यह देशी हितों के स्थान पर दूसरे देशों और बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों को ऊपर रखने वाली नीतिगत बदलाव का नाम है। ये विमल जालान की उल्टी बिल्कुल परिभाषा है। इसके अंदर यह कहा गया है कि वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण के अंदर जो हमारे लोकल या देशी हित होते हैं, उन देशी हितों को एक साइड में रखा जाता है और उसकी जगह पर जो दूसरे देशों के हित होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। भूमंडलीकरण किस किस रूप में विश्व के अंदर देखने को मिलता है, भूमंडलीकरण के तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला तत्व होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवरोधों को कम करना। भूमंडलीकरण के अंदर वैश्वीकरण के क्या है कि इंटरनेशनल जो व्यापार होता है, एक देश का दूसरे देश के साथ में जो व्यापार होता है
उसके अंदर जो भी समस्या आ रही है, रुकावटें आ रही है, अवरोध आ रहे हैं, उनको कम करने की कोशिश करना। आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह संभव बनाने हेतु उपयुक्त वातावरण बनाना, कि जो प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है, वो एक देश से दूसरे देश में जा सके, उनका बड़ी मात्रा में विचरण कर सके, इसके लिए क्या करना है, ऐसा माहौल बनाना। विभिन्न देशों के बीच पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह संभव बनाने हेतु आवश्यक परिस्थितियां पैदा करना, यानी कि पूंजी का प्रवाह, स्वतंत्र प्रवाह बढ़ाने हेतु क्या करना, परिस्थितियों का जो है निर्माण करना, क्योंकि जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेगी तब तक जो है कार्य नहीं हो सकता। इसके अलावा संसार के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह क्या करना, संभव बनाना। विभिन्न देशों के बीच कच्चे माल का मुक्त भाव से बिना किसी रोक टोक के अंतर्गत ये अंतर्गमन और बहिर्गमन करना, यानी कच्चा माल जो है उसको भाव के लिए नहीं रोकना, कच्चा माल किसी भी देश के अंदर जा सके, किसी भी देश का माल दूसरे देश के अंदर जा सके, इस प्रकार का कार्य करना। सूचना प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक एवं परंपरागत साधनों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं, आंकड़ों, ज्ञान, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विचारधाराओं का आदान प्रदान करते हुए सारे विश्व को वैश्विक गांव के रूप में स्थापित करना। पूरा जो पूरा विश्व है उसको एक गांव के रूप में स्थापित करना। सूचनाएं, आंकड़े, ज्ञान, सांस्कृतिक विचारधारा, धार्मिक विचारधारा, इन सब का क्या करना, एक देश से दूसरे देश के अंदर आदान प्रदान करना। इनके अलावा देखो भूमंडलीकरण की क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो भूमंडलीकरण के अंदर क्या है, सबसे पहले विश्व का वैश्विक गांव के रूप में संस्थापित होना। भूमंडलीकरण का मतलब यह है, जब भूमंडलीकरण बढ़ेगा किसी भी क्षेत्र के अंदर तो क्या होगा, पूरा विश्व जो है वो एक गांव के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक राज्य के रूप में उभर करके सामने आएगा। हम अमेरिका के अंदर जाते हैं ना, जैसे पंजाब के लोग पहले पंजाब के अंदर देखने को मिलते थे, तमिल लोग तमिलनाडु में देखने को मिलते थे, मगर आज हम देखते हैं पंजाबी पूरे देश में देखने को मिलते हैं। पहले गुजरात के जो व्यंजन होते थे वो गुजरात में ही मिलते हैं, मगर आज हम देखते हैं कि गुजरात के जो है खमन, ढोकला, फाफड़ा विश्व के सब देशों के अंदर मिलते हैं। चाइना के जो चाइनीज फूड है वो विश्व के सब देशों के अंदर मिलते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा व्यापार जो है, ये कंडीशन है, ये पूरा विश्व को एक परिवार बना दिया है, एक गांव बना दिया है। अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय, इस भूमंडलीकरण की वजह से क्या है, अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय हो रहा है। विभिन्न एक देश की कंपनियां दूसरे देश के साथ में जुड़ रही हैं, एक दूसरे के अंदर विलय कर रही है खुद का और अपने व्यापार को आगे बढ़ा रही है। ग्लोबल संस्कृति, ये जो मिली जुली संस्कृति कहती है, इसको कहते हैं ग्लोबल संस्कृति। एक जो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, ग्लोबल संस्कृति क्या हो रही है, उभर करके सामने आ रही है। विश्वव्यापी श्रम बाजार, पूरे विश्व के अंदर जो है एक श्रम का जो है बाजार तैयार हो गया है कि कहाँ का श्रम कहाँ पे लग रहा है, कहाँ की फैक्ट्री में कहाँ के मजदूर काम कर रहे हैं, कहाँ की कंपनी कहाँ पे जो है एम्प्लॉय बैठा हुआ काम कर रहा है, इस प्रकार का कार्य हो रहा है। शिक्षा का भूमंडलीकरण हो रहा है, शिक्षा जो है उसका भी क्या हो रहा है, भूमंडलीकरण हो रहा है। आजकल जो है एक देश के अंदर से हम देखते हैं कई प्रकार की जो मेडिकल की शिक्षाएं वगैरह है वो भारत या एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के देशों में नहीं है, तो फिर क्या है, यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप के अंदर जा करके वहाँ से बच्चे पढ़ करके आ रहे हैं और उस शिक्षा का अपने देश के अंदर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। पेशेवरों की लचीली आवाजाही, आजकल काम करने वाले चाहे इंजीनियर हो, मजदूर हो, कारीगर हो, हम देखते हैं गल्फ स्टेट के अंदर या यूरोपीय राष्ट्र के अंदर बड़ी मात्रा में जा रहे हैं। और क्या है, पेशेवरों की जो आवाजाही है वो क्या हो रही है, लचीली हो गई। अब किसी विदेश दूसरे राष्ट्र के अंदर जाना और वहाँ पे काम करना एक नॉर्मल कार्य हो रहा है। हमारे पंजाब जैसे राज्य के लिए तो वहाँ पे उनके लिए कनाडा जाना एक जैसे कि हमारे यहाँ के लोगों के लिए राजस्थान के लोगों के मुंबई जाने के समान हो गया है। कार्य कुशलता में उन्नयन, देखो क्या होगा, एक देश की तकनीकी, एक देश के मजदूर, एक देश की जो है प्रौद्योगिकी दूसरे देश में जाएगी, दूसरे देश के उसमें आएगी, तो फिर क्या होगा, कार्य कुशलता बढ़ेगी, काम करने का जो तरीका है उसमें बदलाव आएगा और उसमें जो है सुधार होगा। प्रमुखकर्ता के रूप में जो है उभर करके लोग सामने आएंगे। विश्व व्यापार संगठन है वो और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये प्रमुखकर्ता, देखो विश्व के अंदर क्या होगा, इस जिस समय भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण बढ़ जाएगा
तो फिर विश्व के अंदर दो प्रकार के कर्ता उभर करके सामने आएंगे। एक तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन है वो क्या करेगा, अपने अधीन रखते हुए सारे देशों में समन्वय बिठाने का कार्य करेगा, या जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, वो सारे देशों के अंदर अपनी अपनी ब्रांच से डाल करके क्या करेगी, कार्य करेगी। भूमंडलीकरण के लाभ क्या होंगे? भूमंडलीकरण का लाभ होगा निर्धनता, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, इन समस्याओं का निराकरण होगा। किसी भी देश की फैक्ट्री, कंपनी, शिक्षा दूसरे देश में जाएगी तो ये जो बड़ी बड़ी समस्या है उनका समाप्त हो जाएगी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोग शिक्षित होंगे। ठीक है, इसके अलावा उत्पादन क्षमताओं का विकास। आज हम जो है हमारे यहाँ पे कम उत्पादन हो रहा है, विदेश से कोई नई तकनीकी आ गई, नई प्रौद्योगिकी आ गई, विदेश में जाकर के कोई व्यक्ति दूसरे अलग प्रकार से जो है कार्य करना सीख के आ गया, तो उत्पादन की क्षमताओं का विकास होगा, रोजगार की बेहतर संभावनाएं, इससे क्या होगी, रोजगार जो है वो बेहतर तरीके से मिलेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तथा आधारभूत एवं प्रमुख उद्योगों की स्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका विकास होगा, नए नए उद्योग लगेंगे, नए नए कारखाने, कंपनियां लगेगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा। सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का संपूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। इनसे जो क्या होगी कि एक देश के दूसरे देश में जो है भूमंडलीकरण के बढ़ने से एक देश दूसरे देश की जो समस्या है वो भी जाएगी, बीमारियां भी जाएगी, जिससे सामाजिक राजनीतिक प्रभाव भी पूरे विश्व पे पड़ेगा। ज्ञान की प्राप्ति होगी, एक देश की संस्कृति, ज्ञान, मेडिकल का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, कला का ज्ञान वो दूसरे देश में पहुंचेगा। विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बड़े रूप में परिवर्तन आएगा, क्योंकि अगर किसी भी देश की चाहे कोई भी गुड्स कोई भी सामान हो, अगर वो सस्ता रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, सब पसंद करेंगे। इसके अलावा इससे हानियां क्या होगी, उपनिवेशवाद का ताजा संस्करण। उपनिवेशवाद पहले जो चल रहा था, अब क्या होगा, अंत में आकर के वैश्वीकरण के अंदर ये की होता है कि जो महाशक्ति होती हैं या जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है, जो लोकल बिजनेस होता है वो उससे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। प्रजातंत्र के विपरीत, डेमोक्रेसी के ये विपरीत होती है, क्योंकि महाशक्तियां जो होती हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रभाव में कमी, एक दूसरी जगह से जो श्रम का प्रभाव होता है उसमें कमी आएगी, राष्ट्रों और लोगों के आय स्रोतों के बीच की खाई का बढ़ जाएगी। जो राष्ट्र हैं और जो लोग हैं वहाँ के, उनके बीच में जो पैसा आ रहा है उनके अंदर जो है खाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। पिछड़े राष्ट्रों को हानि होगी, जो राष्ट्र गरीब है, पिछड़े हैं, उनको ज़्यादा हानि होगी। सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता का हनन होगा। क्या होता है कि जैसे अंग्रेज भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया, तो कोई भी व्यापारी कहीं पे भी जाते हैं ना, तो वो बाद में वहाँ की राजनीति को जरूर प्रभावित करते हैं। हमारे भारत से भी बड़ी मात्रा में कनाडा वगैरह, अमेरिका वगैरह देशों के अंदर लोग गए, रोजगार के लिए गए, पैसे के लिए गए, पेट के लिए गए, और अब वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वहाँ की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रों के जो असंतुलन है उनको भी इनसे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। अब देखो, वैश्वीकरण को अगर बढ़ाना है, अगर विश्व के अंदर वैश्वीकरण को बड़ी मात्रा में बढ़ाना है, तो वैश्वीकरण की पूर्व शर्तें क्या होगी, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो वैश्वीकरण को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहली है लोकतंत्र की शपथ दान। किसी भी देश के अंदर अगर वैश्वीकरण को बढ़ाना है, अगर एक दूसरे देश के सामान, एक दूसरे देश के मजदूर, उनको एक दूसरे देश में करना है, तो क्या है, वहाँ पे डेमोक्रेसी का होना जरूरी है। अनौपचारिक बाजारों की स्थापना करना, श्रम मानकों को सुधारने तथा श्रमिकों के लिए बेहतर अवसरों का सृजन करना भी आवश्यक है। अधिकृत विकास सहायता, जिस राज्य के अंदर हम दूसरे देश के जो भी कार्य, श्रम, व्यापार, संगठन, कंपनी स्थापित कर रहे, वहाँ की सरकार के द्वारा भी उनको क्या है, विकास और सहायता मिलनी चाहिए। बहुपक्षीय निवेश बढ़ाने तथा प्रतिस्पर्धा नीति को अपनाने पर बल देना जरूरी है। श्रमिकों तथा अन्य नागरिकों से निर्बाध आवागमन पर बल देना। क्या है कि जब आप एक दूसरे देश के अंदर वैश्वीकरण बढ़ेगा तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। ऐसे समय में आप वीजा नहीं दोगे, पासपोर्ट नहीं बनेगा, तो फिर क्या है
कि भाई एक दूसरे देश के अंदर आन जा नहीं पाएंगे, इसलिए आवागमन जो है वो क्या होना चाहिए, निर्बाध रूप से होना चाहिए। बाजार एवं राज्य के बीच आवश्यक संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। व्यापारियों एवं सरकार के बीच में संतुलन स्थापित करने का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के संचालनों में पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि एक दूसरे देश की जो मुद्रा है उसका जो है उसके दुष्परिणाम नहीं निकले। अब बात करते हैं भूमंडलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव है। ये जो वैश्वीकरण है उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रभाव पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के महत्व में वृद्धि हो जाएगी। इंटरनेशनल के जो वित्तीय, जो पैसे की और व्यापारिक संस्थाएं हैं उनका क्या होगा, प्रभाव बढ़ जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, पूरे विश्व के अंदर जब वैश्वीकरण बढ़ जाएगा तो विश्व के अंदर जो व्यापार संगठन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विश्व व्यापार संगठन को स्थापित करना जरूरी हो जाएगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बहुराष्ट्रीय निगमों का बढ़ता प्रभाव, बहुराष्ट्रीय निगमों का जो है प्रभाव वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गरीब देशों की अमीर देशों पर बढ़ती निर्भरता, गरीब देश जो है वो अमीर देशों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे और कई बार और अमीर देश फिर क्या करेंगे, उन गरीब देशों की राजनीति को प्रभावित करेंगे। कार्य और संस्कृति हैं उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं तो अपने साथ साथ में वहाँ की विचारधारा और संस्कृति को भी लेके जाते हैं। सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का विश्वव्यापी रूप ले लेना, जो सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हैं एक जगह की समस्याएं पूरे विश्व की समस्याएं हो जाएगी। जैसे भूमंडलीकरण में सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं व मुद्दों ने विश्वव्यापी रूप ले लिया है। अब किसी क्षेत्र की समस्याओं पर सारा विश्व विचार करता है क्योंकि सबके हित में आपस में जुड़े हुए रहते हैं, सबके हित आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो सब क्या करते हैं, आपस में विचार करते हैं। तो ये था वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण के ऊपर कुछ बातें थी। अब जो है विश्व का जो प्रमुख एक और मुद्दा है, एक और बात है जिसके ऊपर वर्तमान राजनीति व इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, वो है मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकारों का क्या अर्थ है, मानवाधिकारों का कितना दायरा है, इनके ऊपर बात करते हैं। देखो मानवाधिकार क्या होता है, एक तो होते हैं मौलिक अधिकार, एक होते हैं मानवाधिकार। किसी भी देश की सरकार के द्वारा वहां पर निवास करने वाले अपने नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं उन अधिकारों को तो अपन क्या कहते हैं, नागरिक अधिकार, या उनको कहते हैं मौलिक अधिकार। किसी भी देश की सरकार के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, नागरिकों को सरकार के द्वारा जो प्रदान दिए जाते हैं वो क्या है, मौलिक अधिकार है। एक क्या होता है, व्यक्ति है, वो व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते उसको कुछ अधिकार मिलते हैं, उसे कहते हैं मानवाधिकार। देखो एक व्यक्ति है वो खाना खा सकता है, पानी पी सकता है, कपड़े पहन सकता है, विवाह कर सकता है, कहीं पे भी आ जा सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनका उपभोग कर सकता है, अपनी मर्जी से जो है अपना मर्जी का व्यापार चुन सकता है, अपने मर्जी का धर्म चुन सकता है। ये सारे के सारे उनके जो अधिकार होते हैं वो उसको व्यक्ति हैं तो व्यक्ति होने के नाते ही मिल जाते हैं। ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं, मानवाधिकार। व्यक्ति व्यक्ति के मध्य व्यक्ति व्यक्ति के मध्य भेद नहीं किया जाएगा। अगर एक व्यक्ति को नस्ल, रंग, जाति, भाषा, क्षेत्र, इनके आधार पर जब मनुष्य में भेद किया जाएगा तो फिर हम मानेंगे कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो सभी व्यक्तियों के अंदर समानता स्थापित करना, सभी व्यक्तियों के साथ में समानता का व्यवहार करना, वो किस में आता है, मानवाधिकारों में आता है। तो क्या है मानवाधिकार, क्या इसकी परिभाषा है, विश्व के अंदर किस किस प्रकार के मानवाधिकार संगठन हैं, क्यों कार्य करते हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है, इनके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। प्यारे बच्चों, जो पीपीटियाँ बनी हुई हैं उनको आप जरूर लिखना और इनको बार बार पढ़ना, ये आपके परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर स्पीड ज़्यादा है, क्यों, ये तेज़ गति से इसलिए है, अगर मैं इनको एक एक शब्द को समझाने के लिए जाऊँ तो फिर ये आपकी जो क्लास है ये 15 घंटे की होगी।
15 घंटे की नहीं होगी तो भी 10 घंटे की तो होगी। हम चाहते हैं इसको घंटे सवा घंटे में पूरा करें, सारी की सारी जो पीपीटियां हैं उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वो आपको समझा ले या और पढ़ के बता दे, इस वजह से ये थोड़ी तेज चल रही है। आपको ये सारी की सारी पीपीटियां अपनी नोटबुक में लिखनी है पॉज कर करके, जिससे आपके क्या है कि परीक्षा के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। अधिकार क्या है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से स्वयं को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है। लॉस्की ने अधिकारों के बारे में क्या कहा था? लॉस्की ने अधिकारों के बारे में कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की स्थिति है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से स्वयं को सर्वोत्तम रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति को स्वयं को सर्वोत्तम रूप में प्राप्त करने के लिए अधिकार क्या है? जरूरी है। मानवाधिकार सबसे मौलिक और बुनियादी अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को उसके जन्म के दूसरे क्षण से ही प्राप्त हो जाते हैं और ये उसके मरने तक जारी रहता है। किसी व्यक्ति से मानवाधिकार नहीं छीना जा सकता, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आस्था में विश्वास रखता हो। हालांकि मानवाधिकारों को एक हद तक सीमित किया जा सकता है। मानवाधिकार न्याय पाने का मार्ग है, ये सुरक्षात्मक कानून है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR में 30 मानवाधिकार का वर्णन किया गया है। मानवाधिकार क्या होते हैं? व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म होते ही दूसरे क्षण उनको मिल जाते हैं, मृत्यु तक क्या होते हैं वो जारी रहते हैं। मानवाधिकार जो है उसको व्यक्ति से नहीं छीना जा सकता। मनुष्य को मनुष्य के मानवाधिकार है उनको नहीं छीना जा सकता। जाति, धर्म, भाषा, विश्वास इनके आधार पर उनको जो है नहीं छीना जा सकता, उनको समाप्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई आपातकाल है, कोई समस्या है तो मानवाधिकारों को थोड़ा सीमित किया जा सकता है, वो भी आपसी सहमति से, सबकी संगठन से सहमति से ये कार्य होगा। अब ये जो UDHR है, मानवाधिकार आयोग है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है और ये एक विश्वव्यापी संगठन है। ये क्या कहता है? ये मनुष्यों के 30 मानवाधिकारों का उल्लेख करता है। अब ये 30 मानवाधिकार कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मानवाधिकारों के कुछ उदाहरण है। ये जो मानवाधिकार हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो UDHR नामक जो संगठन है, मानवाधिकार आयोग नामक जो संगठन है, उनके अनुसार है। सबसे पहले है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 1। हमारे भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों के अंदर समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 19 तक आता है। मगर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मानवाधिकारों के ऊपर कार्य करने वाली संस्थाएं, उसके जो है समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 1 में है। दूसरा है जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 3 में है। यातना और अपमान व्यवहार से मुक्ति, किसी भी प्रकार की यातना और अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति, शिक्षा का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा और संघ का अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, आस्था और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राय और सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार। ये कुछ क्या है? मौलिक अधिकार है, महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार जो संगठन है जिनके द्वारा ये लिए जाते हैं। ये क्या है? ये मानवाधिकारों के कुछ उदाहरण है। स्वतंत्रता का, जीवन और स्वतंत्रता, सुरक्षा का, अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति, शिक्षा, शांतिपूर्ण सभा का और संघ बनाना, पर्याप्त जीवन स्तर, आस्था और धर्म, राय, सूचना, ये सारे के सारे। और इनके कौन कौन से अनुच्छेद हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वो भी इनके आगे दिए हुए हैं। ये प्रमुख मौलिक अधिकारों है। अब देखो मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है, इनकी क्या विशेषता है। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, मौलिक होते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? परम आवश्यक होते हैं। आवश्यक नहीं होते, क्या होते हैं? परम आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति है उसके लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन आवश्यक रहती है, उसी प्रकार से एक जो व्यक्ति होता है उसके लिए उसको जो है मौलिक अधिकार जो है वो भी क्या होते हैं? उसके लिए आवश्यक होते हैं। तो ये अधिकार क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं एवं मौलिक होते हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक है। मानवाधिकार क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। सब जगह जो है, हर क्षेत्र के अंदर सभी लोगों को क्या होने चाहिए? मिलने चाहिए। मानवाधिकार जो है वो निरपेक्ष नहीं है, बल्कि मानवाधिकार क्या है? सापेक्ष है। सापेक्ष निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि मानवाधिकार किसी के द्वारा प्रदान किए हुए नहीं है व्यक्ति को, बल्कि व्यक्ति के खुद की देन है। व्यक्ति है, मनुष्य है, इसलिए उसको मानवाधिकार मिलने चाहिए।
कोई राष्ट्र महाशक्ति या संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार लोगों को नहीं देता है। मानवाधिकार अविभाज्य है कि भाई मानवाधिकारों को विभाजित कर ले, ऐसा विभाजित मानवाधिकारों का नहीं कर सकते। मानवाधिकार क्या है? अविभाजित है। मानवाधिकार क्या है? अन्योन्याश्रित है, ठीक है ना। मानवाधिकार क्या है? अन्य अधिकारों पर अन्योन्याश्रित है, अर्थात आवश्यक है, किसी के ऊपर जो है आश्रित नहीं है, अन्य के ऊपर जो है आश्रित नहीं है, बल्कि स्वयं सिद्ध होते हैं, होने ही चाहिए। अब देखो मानवाधिकारों की जो अगली विशेषता है वो है मानवाधिकार कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। मानवाधिकार कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। ये अधिकार स्थिर नहीं होते, उन्हें मौजूदा स्थितियों और स्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। मानवाधिकारों के अंदर क्या है? बदलाव आना जरूरी है। समय और परिस्थिति की जो मांग होती है उसके अंदर मानवाधिकार गतिशील होते हैं, उनके अंदर परिवर्तन आना जरूरी है। अपरिवर्तनीय मानवाधिकार जो है क्या है? गतिशील तो होते, बदलते रहते हैं, मगर साथ ही साथ उसकी जो मूल प्रकृति है उनके अंदर परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मानवाधिकार अपरिवर्तनीय, उन्हें कोई छीन नहीं सकता, कोई भी शक्ति या सत्ता किसी व्यक्ति से ये बुनियादी अधिकार नहीं छीन सकती। गरिमा से जुड़े ये मानवाधिकार जो है किसी समाज में रहने वाले व्यक्तियों की गरिमा से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। व्यक्ति की जो गरिमा होती है उसके साथ में उसके जो मानवाधिकार है वो जुड़े हुए होते हैं। ये नैतिक अधिकारों के समान है। विवेक और ये जो मानवाधिकार होते हैं ये नैतिक अधिकार जो होते हैं उनके समान है। क्यों? क्योंकि इनको विवेक को महत्वपूर्ण, इस मानवाधिकारों के अंदर जो व्यक्ति का विवेक होता है उनको महत्वपूर्ण माना गया है। मानवाधिकार अंतर्निहित है। अधिकार कहीं या किसी से लाए या उधार नहीं लिए जा सकते, वहां अधिकार स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। अंतर्निहित का मतलब यह है कि कोई दे नहीं रहा है, किसी से उधार नहीं ले सकते, बल्कि ये क्या है? स्वाभाविक है और सब जगह क्या है? विद्यमान है। मानवाधिकारों के जो प्रकार हैं, तो मानवाधिकार आयोग जो है वो मानवाधिकारों को 5 प्रकार के मानवाधिकारों की बात करता है। ये जो मानवाधिकार होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? तो नागरिक अधिकार के अंदर एक तो जीवन का अधिकार, कि भाई व्यक्ति जो है उनको जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, लोगों की सुरक्षा का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, विचार विवेक की स्वतंत्रता का अधिकार, किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं करना, हिरासत में लेना या निर्वाचित करना, ये इनके विरुद्ध अधिकार, धर्म और विश्वासों का अभ्यास करना आदि शामिल है। ये जो प्रमुख चीजें हैं ये व्यक्ति के नागरिक अधिकारों के अंदर शामिल है, जिसके अंदर जीवन, स्वतंत्रता, लोगों की सुरक्षा, गोपनीयता, आंदोलन करना, भाषण देना, विचार विवेक की स्वतंत्रता, किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं करना, हिरासत में नहीं लेना, कहीं से भी निर्वाचित नहीं करना, धर्म और विश्वासों का अभ्यास करना, ये सब क्या है? व्यक्ति की जो मानवाधिकार होते हैं, नागरिक अधिकार होते हैं, उसमें शामिल है। दूसरे हैं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार जो है इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, हालांकि भाषण और विचार विवेक की स्वतंत्रता इसमें भी है। राजनीति के अंदर अभिव्यक्ति कहने का मतलब जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो शासन है, शासक के खिलाफ बोलने की अभिव्यक्ति, सभा और संघ का अधिकार, सरकारी मामलों में भाग लेने का अधिकार, जैसे वोट देना, खुद खड़े होना, ठीक है ना, सरकारी में जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग करना, इसमें सार्वभौमिक और समान मताधिकार का अधिकार और राष्ट्रीयता के अधिकार का अधिकार भी क्या है? इसमें शामिल है। तो राजनीतिक अधिकार जो होते हैं जिनके अंदर इन चीजों को शामिल किया जाता है। सरकारी कार्यों में भाग ले सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, वोट दे सकते हैं। सरकारी संसाधनों का उपभोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। अगला जो अधिकार है वो है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार कौन है? ये वे अधिकार है जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मानव अधिकारों पर चार्टर में इन अधिकारों को भी शामिल किया गया है। जो मानवाधिकारों का चार्टर है जिनके अंदर आर्थिक अधिकारों की शामिल किया गया, जैसे संपत्ति का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, विभिन्न प्रकार के मापदंडों पर भेदभाव के बिना समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। तो आर्थिक अधिकार है जिसके अंदर समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करना, संपत्ति का कार्य करना, सामाजिक सुरक्षा,
सबको अपनी मर्जी के अनुसार काम करना, विभिन्न प्रकार के मापदंडों पर भेदभाव किए बिना समान काम के लिए समान वेतन, ये सब बातें शामिल है। सामाजिक अधिकार जो है इनके अंदर समाज के सुचारू कामकाज को नियंत्रित करते हैं, जिसके अंदर जैसे विवाह करने और परिवार बचाने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को विवाह करने के लिए या उसको अपने परिवार को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकते। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, कंपल्सरी और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री में, इसका भी अधिकार, आदि सामाजिक अधिकार जो है इनका हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक अधिकार है, पांचवा जो अधिकार है सांस्कृतिक अधिकार, जिसके अंदर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए ये अधिकार आवश्यक समझे जाते हैं। सभी को सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। इन अधिकारों से इनकार के परिणाम स्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है जो कानून के विरुद्ध है। जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, अपने धर्म राज्य से संबंधित जो गतिविधियां होती है, उन सब में भाग लेने का क्या होता है, लोगों को अधिकार होता है। इस प्रकार से मानवाधिकारों के अंदर मानवाधिकारों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, ठीक है, और आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। कई बार 2 नंबर का प्रश्न आता है और इन पांचों में से किसी एक को पूछ लेते हैं कि सामाजिक अधिकार कौन से होते हैं, नागरिक अधिकार कौन से होते हैं, सांस्कृतिक कौन से होते हैं। तो आपको ये पांचों के पांचों जो अधिकार हैं इनको अच्छे से पढ़ना है और इनके बारे में क्या करना है, इनको याद करना है। अगली जो बात है वो है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण क्या है, तो निशस्त्रीकरण की थोड़ी सी बात करते हैं। तो निशस्त्रीकरण का मतलब यही होता है कि शस्त्रों को कम करना, हथियारों को कम करना, ठीक है ना। ये जो कई प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, युद्ध वगैरह की जो विभीषिका आने वाली हैं, इनसे क्या करना, शस्त्रीकरण को कम कर लेना, परमाणु हथियार नहीं बनाना, ये सारे के सारे निशस्त्रीकरण के आते हैं। निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन करना। जिस ऐसे साधन जिनसे व्यक्ति की शारीरिक रूप से व्यक्ति को नुकसान पहुंच सके, ऐसे सभी साधनों को खत्म करना। यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। इससे हथियारों की सीमा निश्चित करने का, उन पर नियंत्रण करने या उन्हें घटाने का विचार ध्वनित होता है। निशस्त्रीकरण के प्रयास युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने की कलात्मक आशा की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आश्चर्य में डाल देने वाले तथा एकाएक होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए किए जाते हैं। निशस्त्रीकरण का लक्ष्य आवश्यक रूप से निरस्त कर देना नहीं, इसका लक्ष्य तो यह है कि जो भी हथियार इस समय उपस्थित है उनके प्रभाव को घटा दिया जाए। कहने का मतलब निशस्त्रीकरण का मतलब यह नहीं है कि हथियारों को बिल्कुल समाप्त कर दे, बिल्कुल समाप्त करने से नहीं, बल्कि एक क्या होते हैं, व्यक्ति के पास हथियार होते हैं, राज्य के पास हथियार होते हैं, जिससे आकस्मिक युद्ध होने की संभावना रहती है। तो ये जो आकस्मिक युद्ध होने की संभावना है, उनको कम करने के लिए क्या है, हथियारों को कम करना आवश्यक है। इसके अलावा निशस्त्रीकरण के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, ये मैंने जो प्रमुख इसके अर्थ है लिखा है, इनको आप पढ़ना और इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब देखो निशस्त्रीकरण की जो परिभाषाएं हैं, सबसे अच्छी परिभाषा इसकी आती है मार्गेनथेउ। मार्गेनथेउ ने क्या कहा है, निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो। जो शस्त्रीकरण की दौड़ हो रही है, जो हथियारों के ऊपर बड़ी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उस पैसे को आर्थिक मामलों में शिक्षा और साहित्य, चिकित्सा और साहित्य के अंदर उस पैसे को लगा सके, इसके लिए क्या करना कि निशस्त्रीकरण जो है क्या है, शस्त्रों में कटौती करना। और जो है ये जो शस्त्रीकरण की दौड़ है, ज्यादा से ज्यादा शस्त्र बढ़ाने की जो दौड़ है विश्व के देशों की, उनको कम करना। मार्गेनथेउ ने आगे इसके ऊपर क्या करना है, निशस्त्रीकरण पर विचार करते समय 2 मूल भेदों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। वे हैं सामान्य और स्थानीय निशस्त्रीकरण में भेद और मात्रात्मक और गुणात्मक निशस्त्रीकरण में भेद। उन्होंने निशस्त्रीकरण को 2 भागों में बांटा है, एक तो कौन सा, सामान्य निशस्त्रीकरण और एक स्थानीय निशस्त्रीकरण। एक उन्होंने कहा है कि भाई उसके अंदर मात्रात्मक कमी और गुणात्मक कमी। सामान्य निशस्त्रीकरण से मतलब है जिनमें सब संबंधित राष्ट्र भाग ले। सामान्य निशस्त्रीकरण के अंदर क्या आएगा
कि इस निशस्त्रीकरण के अंदर सभी राष्ट्र भाग लेंगे। इसका उदाहरण हमें 1922 की नौसैनिक निशस्त्रीकरण पर परिसीमा की वॉशिंगटन संधि से मिलता है। ये जो 1922 के अंदर नौसैनिकों की जो वॉशिंगटन संधि हुई थी, इसमें ये कहा था कि जो जलीय शक्ति है उसके अंदर जो है सभी क्या करेंगे, अपने अपने अंदर हथियारों में करेंगे, जिस पर सारी प्रमुख नैसर्गिक शक्तियों ने हस्ताक्षर किए। और 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में 1932 में जिस निशस्त्रीकरण सम्मेलन से जिसमें लगभग राष्ट्र समुदाय के सब सदस्यों का प्रतिनिधित्व हुआ, ये क्या थी, ये जो है निशस्त्रीकरण था। ठीक है ना। तो मॉर्गनथाउ ने ये निशस्त्रीकरण की परिभाषा दी है। मॉर्गनथाउ ने निशस्त्रीकरण के अंदर सामान्य और स्थानीय और क्या कहते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। एक तो क्या होता है निशस्त्रीकरण के, जैसे एक राइफल है, एक क्या है, एक जैसे हम बात करते हैं AK-47, एक तो क्या होती है इसकी जो है मात्रा कम करना। ठीक है ना, कि भाई आज दिन तक हमारे पास एक राज्य 1000 रख रहा था, तब उसकी जगह कितनी रखेगा, 500 ही रखेगा। ये तो है मात्रात्मक। एक क्या है, ये AK-47 है ना, ये जो है 1000 मीटर तक इसकी जो है मारक क्षमता है। अब हम चाहते हैं कि ये 1000 की 2500 हो जाए, तो ये AK-47 जो है ये 1000 किलोमीटर मारक क्षमता जो है, इसकी जगह इसकी कैसी हमारे पास रखे, 500 मीटर की मारक क्षमता वाली। ये होगा इसका गुणात्मक। ये तो कौन सा निशस्त्रीकरण है, गुणात्मक निशस्त्रीकरण। और ये कौन सा होगा, मात्रात्मक निशस्त्रीकरण। तो मात्रात्मक और गुणात्मक तो जो है सभी राज्यों को मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक निशस्त्रीकरण भी करना चाहिए। वैसे गुणात्मक निशस्त्रीकरण अच्छा है। अब देखो निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई, तो पहला है शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। देखो क्या है कि कई बार कई राष्ट्र कहते हैं, आपने उत्तरी कोरिया को सुना होगा कि हमने परमाणु हथियार, हाइड्रोजन हथियार जो बनाए हैं ना, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाए हैं, इनका हम प्रयोग भी कर सकते हैं। तो फिर सामने वाला देश कहता है कि भाई हमारे पास भी जो है ना, ये हमने भी इससे को देखने के लिए नहीं बनाए हैं। तो शस्त्रीकरण से क्या होता है, युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो है शस्त्रों को कम करना आवश्यक है। शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होता है। लोगों के पास हथियार होते हैं ना, कोई भी दो देशों के बीच में छोटी छोटी बात को लेकर के भी तनाव हो जाए ना, तो फिर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके पास क्यों पहले से शक्तिशाली रहते हथियार होते तो कोई हथियारों का प्रयोग न कर दे। शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय को लोक कल्याणकारी कार्यों में उपेक्षा, जो मैंने अभी बात बताई थी कि शस्त्रों के ऊपर बनाने में आप जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उन पैसों को क्या कर सकते हैं, दूसरे अच्छे कार्यों के अंदर, शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के अंदर आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे विश्व के अंदर गरीबी और बेरोजगारी में कमी आए। शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल है। जो नैतिकता की एक भावना होती है, इसके क्या हुआ है, शस्त्रीकरण प्रतिकूल है। शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप बढ़ता है। क्या होता है, जो बड़ा शस्त्र वाला देश होता है वो छोटे बड़े देशों में फिर क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। क्या होता है, कई देश हम देखते हैं जो हजारों करोड़ों लाखों रुपए जो हैं वो शस्त्रीकरण पे लगा देते हैं, जिससे क्या है, उस देश का जो आर्थिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। हम देखते हैं कि हिटलर ने कई वर्षों तक सारा का सारा पैसा जो है शस्त्रीकरण और सेना पे लगा दिया, जिस वजह से जर्मनी के अंदर बाकी जो आर्थिक मार्ग थे वो अवरुद्ध हो गए। शस्त्रीकरण मृत्यु का पैगाम है। अगर हथियार क्या है, मृत्यु के पैगाम है। शस्त्रीकरण से जो है मृत्यु होने की संभावना रहती है, क्योंकि हथियार होंगे, लड़ाइयाँ होगी और मरेंगे। एक तो तलवार से लड़ रहे, एक बंदूक से लड़ रहे और एक लाठी से लड़ रहे, फर्क तो रहता ही है। उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का अंत करने में सहायक ये जो शस्त्रीकरण है ना, इनसे क्या है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का क्या हो सकता है, अंत हो सकता है। अब देखो निशस्त्रीकरण की, ये तो विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, निशस्त्रीकरण से युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति। निशस्त्रीकरण है ना, इससे युद्ध हो जाता है, अधिक होते। पहले के समय में अपन देखते हैं ना, थोड़ी शस्त्रीकरण था, परमाणु हथियार नहीं थे, फिर भी लड़ाइयाँ होती थी, दबा के खूब लड़ाइयाँ होती थी। मगर जब से परमाणु ताकतें बनी है ना, तब से जो है लड़ाइयाँ नहीं हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि एक बम थोड़ा सा डाल दिया ना तो बड़ी मात्रा में विनाश हो जाएगा। निशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी। आज के समय में आप माने या न माने, बल्कि विश्व के अंदर जो व्यापार है
उस व्यापार के अंदर शस्त्रों का जो व्यापार है ना, वो बहुत बड़ा व्यापार है। भारत अमेरिका जैसे जो बड़े बड़े देश हैं वो भी अपने बजट का एक बड़ा भाग क्या है, शस्त्रों पे खर्च करते हैं, और वो पैसा फिर क्या है, दूसरे क्षेत्रों में लगता है। तो अगर शस्त्र कम हो जाएंगे, शस्त्रों का व्यापार नहीं होगा, तो विश्व में क्या होगी, आर्थिक मंदी होगी। निशस्त्रीकरण से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का अवरुद्ध होना, ठीक है ना। निशस्त्रीकरण के विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है, इससे क्या है, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति क्या है, अवरुद्ध हो जाती है। निशस्त्रीकरण के माध्यम में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो इसके अंदर निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं और इसकी कठिनाइयां हैं। पहला है शस्त्रों में बना रहने वाला निरंतर विश्वास। एक तो क्या है, कॉन्टिन्यूड फेथ विथ आर्मामेंट्स, अर्थात क्या होता है, कोई लोग होते हैं ना, उनका शस्त्रों में विश्वास होता है कि भाई नहीं, हथियार जरूरी है, ये हो जाएगा, ठीक है ना, हमारे पड़ोस में दुश्मन है। तो शस्त्रों के अंदर लोगों का जो विश्वास है, राज्यों का जो विश्वास है, कई राज्यों की जो नैतिक प्रवृत्ति है, कोरिया जैसे, पाकिस्तान जैसे राज्यों की, वो क्या है, निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा है। शक्ति के अनुपात पर समझौते की समस्या, एक क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति के पास तो पहले से बहुत ज्यादा हथियार है, एक के पास कम हथियार है, तो फिर ऐसे समय में उनके बीच में समझौता करना क्या होता है, बड़ा ही समस्या का वजह होता है। बाद में क्या होता है, बराबरी का समझौता नहीं होता है, और फिर वो जो कमजोर राष्ट्र है वो अपना शस्त्रीकरण रोकता नहीं है। निशस्त्रीकरण तथा संसद निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण के अनुपात पर समझौता लागू करने की समस्या। देखो क्या होता है कि वो अभी मैं आपको बता रहा था पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, एक राज्य के पास 100 परमाणु हथियार हैं, एक राज्य के पास 10 परमाणु हथियार हैं। अब आप दोनों के जो परमाणु हथियार हैं ना, उनको कैसे जो है खत्म करोगे, वो कहेंगे 10 आप करो, 10 आप करोगे, तो उसके तो 10 में सारे खत्म हो गए और उसके तो पीछे 90 बचेंगे। तो वो वाली बात है, अगर समाप्त कर रहे हो तो बिल्कुल समाप्त करोगे। मैं मेरे 100 परमाणु हथियार समाप्त कर रहा हूं, तू भी तेरे 10 कर, यानी कि किस अनुपात में निशस्त्रीकरण हो। अब आधे आधे की बात आती है, तो वो तो आधे के बाद में भी उसके पास तो 50 रहेंगे, और ये तो फिर जो है उसके पास रहेंगे ही नहीं। अविश्वास की समस्या क्या है, आज के समय में विश्व के हर एक देश को क्या है, एक दूसरे देश के ऊपर अविश्वास है। अविश्वास की वजह से क्या है, निशस्त्रीकरण आगे नहीं बढ़ रहा है। हर राज्य अपने आप को क्या है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, ठीक है ना। उसको पता है कब जो है विश्व की जो महाशक्तियां या जो पड़ोसी छोटे बड़े जो सनकी किस्म के राष्ट्र हैं, वो उनके ऊपर जो है कई सैन्य कार्रवाई कर दे, समस्या खड़ी कर दे, ठीक है ना। तो अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए शस्त्रों का होना जरूरी है। इस वजह से निशस्त्रीकरण नहीं हो रहा है। राजनीतिक शत्रुता तथा विरोध, विभिन्न राज्यों के बीच में क्या है, विभिन्न देशों के बीच में आपस में जो क्या है, शत्रुता बड़ी मात्रा में है। इस वजह से क्या है कि निशस्त्र